नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। दिल्ली को नया सीएम मिल गया। दिल्ली में सरकार गठन हो चुका है और नई सीएम के तौर पर रेखा गुप्ता ने शपथ ले ली है। दिल्ली की 14वीं मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता। रामलीला मैदान में सीएम पद की शपथ ली। रेखा गुप्ता के साथ 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें प्रवेश वर्मा, मनजिंदर सिरसा, कपिल मिश्रा मंत्री बनाए गए हैं। रविंद्र राज, आशीष सूद, पंकज कुमार मंत्री बने हैं। 6 चेहरे जो मंत्री बनाए गए हैं। रेखा गुप्ता बतौर सीएम उन्होंने शपथ ली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में। और पीएम मोदी की मौजूदगी में शपथ बताता है कि दरअसल मोदी ने जो वादे किए, जो उनकी गारंटी है, उसी गारंटी को, उन्हीं वादों को पूरा करने की जिम्मेदारी रेखा गुप्ता की सरकार पर होगी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो यमुना की साफ सफाई, जो कि एक बड़ा मुद्दा भी बना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हर भाषण में यमुना मैया का जिक्र करते हुए यमुना की साफ सफाई को लेकर वादे किए थे। 3 साल में यमुना रिवर फ्रंट बनाने का वादा। इसके अलावा चूंकि महिला चेहरा, तो महिलाओं से किए गए तमाम वादे हों, उन वादों को भी जमीन पर उतारना। तो ये एक बड़ी जिम्मेदारी रेखा गुप्ता के सामने है। और जरूर उनके साथ जो तमाम चेहरे हैं, उन चेहरों में अनुभव का भी खास ख्याल रखा गया है। अलग अलग बिरादरी, अलग अलग जातीय समीकरण को भी देखा गया है। ब्राह्मण चेहरा भी हैं, सिख समुदाय से भी है, पंजाबी चेहरा भी है, वैश्य समुदाय से तो खुद रेखा गुप्ता है ही एक महिला चेहरा के तौर पर। और जाट से भी, जाट बिरादरी से भी हैं। और मैसेज देने की कोशिश आधी आबादी के जरिए, चूँकि देश भर में बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है, ये महिला सीएम अब तक किसी भी राज्य में बीजेपी की नहीं है। एकमात्र महिला सीएम ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में। तो अब बीजेपी ने रेखा सूद को सीएम बनाकर एक मैसेज देने की भी कोशिश की आधी आबादी के बीच में, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा रोल किसी भी चुनाव में होता है। तो रेखा राज आज से शुरू हो गया है और रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ले ली है। हाँ, वो ठीक है। ये तो ये शपथ ग्रहण की तस्वीर जब रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली और उनके साथ 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। और जैसा कि मैं कह रहा हूं कि समीकरणों को खास ख्याल रखा गया है। जातीय समीकरण हो, क्षेत्रीय समीकरण, चूंकि यहाँ क्षेत्रवार भी हरियाणा से चूंकि रेखा गुप्ता आती हैं, पंजाब को भी साधने की कोशिश, और बिहार में चुनाव है तो बिहार को भी साधने की कोशिश। पूर्वांचली ठाकुर भी मंत्रिमंडल में शामिल हैं। तो इस लिहाज से आप समझिए कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं, उन चेहरों के पीछे संदेश क्या है। सियासी संदेश को समझने के लिए हम आपको बताते हैं अलग अलग जो चेहरे हैं, जो मंत्री पद की शपथ जिन्होंने ली है, जो मंत्री बने हैं, उनका बैकग्राउंड समझिए, समीकरण की उसके पीछे की वजह समझिए कि क्या रहा है। इसमें प्रवेश वर्मा हो, जिन्होंने जाट बिरादरी से वो आते हैं, और अरविंद केजरीवाल को उन्होंने नई दिल्ली सीट से हराया। रेखा गुप्ता वैश्य, आप देख सकते हैं ये यमुना नदी है और यमुना नदी में ये नाव पर सवार ये चेहरे हैं। और इन चेहरों पर जिम्मेदारी है। ये वो चेहरे हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादों को, सपनों को धरातल पर लाएंगे। यमुना नदी इस ग्राफिक्स में ज़रूर आपको नीली नज़र आ रही है, और यही नीला पानी यमुना नदी का करना है इन चेहरों पर। और इनके साथ ही साथ जो जातिगत समीकरण है, उन समीकरणों का भी खास ख्याल रखा गया है। रेखा गुप्ता वैश्य, प्रवेश वर्मा जाट बिरादरी से हैं, फिर आशीष सूद आप तीसरा नंबर पर पंजाबी, मनजिंदर सिरसा सिख समुदाय से, रविंद्र इंद्राज दलित समुदाय से, कपिल मिश्रा ब्राह्मण चेहरा, और पूर्वांचली चेहरा पूर्वांचली ठाकुर हैं पंकज सिंह। तो आप
पूर्वांचल से लेकर हरियाणा से लेकर पंजाब तक को साधने की कोशिश। दलित हैं, ब्राह्मण हैं, सिख समुदाय है, पंजाबी हैं, इसके अलावा वैश्य है, वैश्य तो सीएम ही है, जाट बिरादरी से हैं। तो हर वर्ग के लोगों को भी साधने की कोशिश की गई है, हर समुदाय के लोगों को साधने की कोशिश की गई है। जातीय समीकरण का भी संतुलन यहाँ पर बिठाया गया है, अनुभव का भी खास ख्याल रखा गया है। और बड़ी जो सबसे जिम्मेदारी, चूंकि हमने यमुना नदी के ग्राफिक्स दिखाए हैं, तो यमुना नदी का जो पानी हमने नीला दिखाया है, वो पानी नीला दिखना होगा 3 साल के अंदर। तो मुख्यमंत्री पद की शपथ रेखा गुप्ता ने ले ली है और साथ में 6 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। कई मायने जो हमने बताया कि मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं, उन चेहरों के जरिए कई संदेश देने की कोशिश, और साथ ही साथ अब यहां से शुरू होती है एक बड़ी जिम्मेदारी। और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे जो बड़ा काम है और पहला काम है सरकार का, यमुना की साफ सफाई और संकेत देने की कोशिश, इसलिए क्योंकि यमुना किनारे कैबिनेट मीटिंग होगी। दिल्ली सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग यमुना के किनारे होगी। आज ही होगी दिल्ली की पहली कैबिनेट मीटिंग। किसी भी वक्त ये खबर आ सकती है कि वो जो निर्धारित वक्त है और कौन सा घाट, आईटीयू घाट हो सकता है, वासुदेव घाट हो सकता है, वहां पर बैठक हो सकती है। तो पहली कैबिनेट मीटिंग यमुना नदी के किनारे, और ये अपने आप में संकेत साफ है कि सरकार के पास पहला काम बहुत सारे हैं, लेकिन पहला काम जो है और बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, और सरकार गठन से पहले ही यमुना नदी की साफ सफाई का काम शुरू हो गया था। तो इसे भी आप समझ सकते हैं कि सरकार गठन का या फिर मुख्यमंत्री की शपथ लेने का इंतजार नहीं हुआ। एलजी साहब ने पहले ही आदेश दे दिया, अधिकारियों को काम पर लगा दिया है कि आप यमुना की साफ सफाई में जुट जाइए। तमाम जो मशीनें हैं वो मशीनें उतार दी गई, वीड हार्वेस्टर जैसी मशीनें, जेसीबी मशीनें, तमाम उन मशीनों को, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाया गया है। ये अलग अलग स्टेप में होगा, अलग अलग स्टेज में यमुना की साफ सफाई का काम होगा, लेकिन ज़रूर यमुना की साफ सफाई सबसे प्रमुख एजेंडा, बड़ा एजेंडा, और ये दरअसल बड़ा मुद्दा भी बना। और वादा अगर आप करते हैं और वादा पूरा नहीं करते हैं तो जनता फिर आपको सत्ता से बाहर कर देती है। अरविंद केजरीवाल के तौर पर सबने देखा ये उदाहरण, जिन्होंने कहा था कि हम यमुना में डुबकी लगाएंगे, साथ में 5 साल में साफ सफाई कर देंगे। तो जरूर अरविंद केजरीवाल को जिस तरह से सत्ता से बाहर होना पड़ा, उसमें एक बड़ी वजह यमुना नदी को लेकर किया गया वादा भी है। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर हिमांशु शुक्ला हैं, बीजेपी के प्रवक्ता जगदीश शर्मा हैं, कांग्रेस के नेता अमनप्रीत कौर हैं, राजनीतिक विश्लेषक आलोक मेहता हैं, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, हिमांशु भट्ट जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। सबसे पहले आलोक जी, चूंकि दिल्ली के रामलीला मैदान को आपने कई लम्हों को गवाह बनते हुए देखा होगा, कई सियासी लम्हों को, कई आंदोलनों को, और यही रामलीला मैदान जहां से अरविंद केजरीवाल निकले, आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ, और यही रामलीला मैदान जहां उन्होंने शपथ ली थी। आज उसी रामलीला मैदान में बीजेपी की मुख्यमंत्री ने शपथ ली है। लेकिन मुझे लगता है दिल्ली का जो सत्ता है, वो दिल्ली की सत्ता का जो रास्ता है वो कोई रोड नहीं, कोई सड़क नहीं, इस बार नदी से होकर गुजरा है, यमुना नदी। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर हुए हैं तो उसके पीछे एक बड़ी वजह यमुना नदी, और बीजेपी को सत्ता में मौका मिला है तो उसके पीछे भी एक बड़ी वजह यमुना नदी। और शायद यही वजह है कि यमुना नदी के किनारे कैबिनेट मीटिंग, यानी पहला एजेंडा यमुना नदी की साफ सफाई है। सुमित जी, देखिए आपने बहुत शुरुआत सही कही, क्योंकि ये रामलीला मैदान कांग्रेस के खिलाफ जेपी मूवमेंट की सभा से शुरू हुआ था। उसके पहले ऐसी सभाएं नहीं होती थी, और वहां बड़े पैमाने पर रामलीला मैदान में रामलीलाएं जब होती थी उससे हट करके, और उसके बाद जब 77 में हुआ, इसी मैदान में सुषमा स्वराज का भाषण भी हमने सुना, जब वो युवा नेत्री के रूप में 25-26 साल की उम्र में वो मंत्री बनी हरियाणा में पहली बार इस आंदोलन के बाद। उस दृष्टि से यदि आपने पृष्ठभूमि में कहें तो भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक सेकंड लाइन, लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी यही होती है कि आप सेकंड लाइन तैयार करें। वो कांग्रेस में भी एक समय में था, लेकिन कांग्रेस का पतन आप देखिए, आज कहीं भी कांग्रेस का नामो निशान नहीं दिख रहा है। दिल्ली में किस तरह से उसकी पराजय बुरी तरह हुई, जमानत जब्त हो गई,
ये लड़ाई जो है, और भारतीय जनता पार्टी ने 27 साल के बाद यहाँ पर मौका मिला है, इसलिए संघर्ष के बाद सफलता का ये जो दौर है। आप जैसे आपने ठीक कहा, नाव इस यमुना का पार करने के लिए भी बहुत, चाहे कृष्ण रहे हों, चाहे भगवान श्री राम रहे हों, देखिए नदी पार करना, समुद्र पार करना सबके लिए चुनौती है। और यही चुनौती आज भी रेखा गुप्ता जी बनी है और पूरी टीम बनी है जो विद्यार्थी परिषद से आए। मैं कहूंगा जगदीश शर्मा यहाँ पर हैं, तो देखिए यूथ कांग्रेस में एक समय में संजय गांधी ने लड़ाई लड़ी थी, जगदीश शर्मा उस समय के हैं। जो लोग संघर्ष करके आए, उन्होंने उसके बाद कहीं उसका लाभ मिला। लेकिन जब संघर्ष की यात्रा कम करके केवल जो आम आदमी पार्टी ने किया, केजरीवाल जी ने किया, उन्होंने एक तरह से पूरा मान लिया कि मैं जल्दबाजी में पूरे सीधे प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वो पहुंच गए। उन्होंने अपना मीडिया में इस तरह से प्रचारित कराया कि मैं तो प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, मुख्यमंत्री। दिल्ली में कहा मेयर होता था, मैंने हंसराज गुप्ता, केदारनाथ साहनी, और मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी विजय कुमार मल्होत्रा, अडवाणी जी उसके परिषद के अध्यक्ष होते थे। आज उसके बाद कहाँ दिल्ली पहुंच गई, इतनी बड़ी उसकी चुनौतियां हैं। और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि यमुना का प्रदूषण ही नहीं, सबसे पहला जो एजेंडा पास होगा आयुष्मान भारत, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एजेंडा है देश के लिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, सबसे पहले यदि स्वास्थ्य ठीक होगा तो आदमी पढ़ भी सकेगा, बच्चों को पढ़ा सकेगा। इसलिए यमुना को सफाई तो है ही, पानी तो देना ही जरूरी है, आवास योजना, दोनों की घोषणा आपको शाम को सुनाई देगी। और इसीलिए जैसे इतने अनुभवी हैं, प्रवेश वर्मा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, और मैं अभी भी फिर कहूंगा जाति के आधार पर नहीं है, विद्यार्थी परिषद से आई हुई हैं, और महिला होने के नाते जो अपेक्षा होती है समाज में, कुछ उनको लेकर के सकता है अनुभवी व्यक्ति उनके पास अच्छा मंत्रालय हो तो वो भी एक टीम की तरह काम करें, आने वाले समय में वो फिर केंद्र में फिर वो सांसद बन सकते हैं, वो पहले सांसद रहे हैं। तो दूरगामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी आज के लिए नहीं सोचते जी, वो बिल्कुल। 2047 के विकसित भारत के लिए एक टीम तैयार कर रहे हैं। ठीक है। और उसका दिल्ली सबसे बड़ा दर्शन होगा पूरी दुनिया को दिखाने के लिए। राष्ट्रपति ट्रंप आने वाले इस साल, हाँ, उनको पता चलेगा कि भारत कहाँ प्रगति कर रहा है। राजधानी यदि चौपट होती तो किस तरह से आते प्रदर्शन, आपको याद है पिछली बार जब वहां के राष्ट्रपति अमेरिका के आए थे जी। तो कैसे प्रदर्शन में किए गए थे। ठीक है। इसलिए मुझे लगता है कि उस सबसे निजात मिलेगी, और तीनों एक तरह से मिलकर के उम्मीद काम बहुत सारी करेंगे। है, उम्मीद बहुत सारी है यकीनन। और उम्मीद इसलिए भी है क्योंकि पिछली बार की सारी ना उम्मीदी हैं। मैं चाहूंगा जल्दी जल्दी से रिएक्शन, पहला रिएक्शन आप सभी से मिल जाए। हिमांशु भट्ट जी, यमुना की साफ सफाई पहला मुद्दा इसलिए भी क्योंकि सरकार गठन से पहले ही काम शुरू हो गया था। नहीं, काम तो शुरू हो गया था, वो एक ऑप्टिक्स था, वो दृढ़ता निश्चय दिखा रहा था कि भाई हमें ये करना है। अभी जो भी वो नाव पे बैठा हुआ है ना, उसकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। अभी देखिए, मैं तो ये समझता हूं कि 7 लोग नाव पे बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री के सहित, उसमें से किसी एक को